मेरी भाभी रोज़ मुझसे पनीर मंगवाती थी, मगर उस वक्त मैं बहुत हैरान हो जाती जब भाभी उस पनीर को पकाए बिना ही अपने बेडरूम में ले जाती और जब बाहर निकलती तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती और कहती कि पनीर बहुत स्वादिष्ट था। एक दिन भाभी का राज जानने के लिए मैंने अपनी बहन को भाभी के कमरे में छिपा दिया। कुछ देर बाद जब बहन लंगड़ाती हुई बाहर निकली तो मेरी जान ही निकल गई। राधिका भाभी ने मुझसे 1 किलो पनीर मंगवाया था। मैं जैसे ही वो पनीर लेकर घर पहुंची तो भाभी ने झोला मुझसे ले लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं हक्का बक्का सी रह गई। भाभी को क्या हुआ? अभी आधा घंटा ही हुआ होगा कि मेरे भैया ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे। उनकी तबीयत खराब थी। मैं लिविंग रूम में ही बैठी थी। मैं जल्दी से उठकर उनके पास आई। मुझे उनकी चिंता लगने लगी, मगर वो बोली थोड़ी देर आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। फिर उन्होंने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। भैया को कुछ संदेश हुआ तो भैया ने दरवाज़ा पीट डाला, मगर कमरे में तो भाभी की कोई आवाज़ ही नहीं आई। भैया ने मुझे घर पर पूछा, राधिका कहाँ है और दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद है? मैं घबरा गई। मैं बोली, भैया भाभी तो कमरे में ही है, शायद आँख लग गई होगी, उनकी आराम कर रही हो। भाई ने जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दी, फिर बोले, राधिका दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो। लेकिन भाभी ने कोई आवाज़ न दी। मैं भैया का हाथ पकड़कर उन्हें चारपाई के पास लेकर आई और बोली, आप यहाँ बैठ जाए, मैं दरवाज़ा खुलवाती हूँ। अब मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया और साथ साथ कहती भी जाती कि भाभी दरवाज़ा खोल दो, भैया आराम करने घर आए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अंदर इतनी शांति थी कि कोई हलचल ही नहीं हो रही थी। मैं भैया के पास आकर बैठ गई। उनका चेहरा गुस्से और नाराज़ होने की वजह से सूखा पड़ चुका था। मैं बोली, भैया आप मेरे कमरे में आराम कर लीजिए, हो सकता है भाभी सो गई हो। ईशा भी तो सो रही है ना? भैया ने ना में सिर हिला दिया और मुझसे बोले कि जाओ तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं भैया के पास ही बैठी रही। तभी भैया के कमरे का दरवाज़ा खोला और भाभी लंगड़ाती हुई बाहर निकलने लगी। भैया एकदम से गुस्से से उठे और भाभी को चिल्लाते हुए बोले, कमरा अंदर से बंद क्यों था? तुम नहीं जानती क्या मैं अपनी 2 मासूम बहनें तुम्हारे हवाले करके काम के लिए बाहर निकलता हूँ? तुम तो हर रोज़ ही ये सब करती होगी ना? तुमने मेरे बहनों का अपना समझा ही नहीं है। मैं खुद 17 साल की कम उम्र और डरपोक सी लड़की थी। भैया को गुस्से में देखकर मैं खुद ही डर गई थी, मगर फिर भी मैं आगे बढ़ी और बोली, भैया आप गलत सोच रहे हैं। भाभी ने कभी हमको पराया नहीं समझा। वो माँ की तरह हम दोनों का ख्याल रखती है। शायद आज आपकी तबीयत खराब हो, इसलिए सो गई हो। मेरी बात सुनकर भैया ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और खुद कमरे में चले गए। भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। वो बोली, शुक्रिया दिशा। मैंने कहा, शुक्रिया को मारो गोली। आज चलो किचन में चलकर पनीर बनाते हैं। भाभी का एक पल के लिए परेशान हो गई थी। वो बोली, ईशा पनीर तो मैंने खा लिया है, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। भाभी लंगड़ाती हुई किचन में चली गई थी। मैं हैरान होकर खड़ी थी कि भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उन्होंने पनीर खा लिया है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो कच्चा पनीर अपने कमरे में लेकर गई थी। मैं अपने कमरे में आ गई और पढ़ते पढ़ते ना जाने मेरी भी आंख लग गई थी। मुर्गी के बांध से मेरी आंखें खुल गई। ईशा भी जाग गई थी और जब हम दोनों किचन में जाकर भाभी को मदद करने लगे, आज भाभी मुझे बड़ी बेचैन सी और खोई खोई सी लग रही थी। भैया भी किचन में आ चुके थे। अब भैया भी रिलैक्स लग रहे थे, भाभी से आराम से बातें कर रहे थे। मैंने ये सोच के सब नज़रअंदाज कर दिया था कि ये सब मेरा वहम ही होगा। सुबह मैं जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई और भैया के साथ ही चली गई थी। वो ऑफिस जाते हुए मुझे साथ लेकर जाया करते थे। मैं और ईशा एक ही कॉलेज में पढ़ती थी और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो चुकी थी, इसलिए उनकी छुट्टियां भी थी, जबकि मैं थर्ड ईयर में थी। मेरे एग्ज़ाम के लिए अभी 2 महीने बाकी थे। कॉलेज से घर आने के लिए मैं बस में सफ़र करती थी। मैं जैसे ही घर पहुंची तो मुझे लगा था जैसे भाभी मेरे इंतज़ार में बैठी थी। वो बोली, दिशा जल्दी से यूनिफॉर्म बदलो और मुझे 1 किलो पनीर लाकर दे दो। फिर वो कमरे में पैसे लेने चली गई थी। भाभी की लंगड़ाहट भी ख़त्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर भाभी के पास आ गई थी। मैं भाभी राधिका से आज्ञा के अनुसार 1 किलो पनीर लेकर आई थी। मैंने भाभी को थैले पकड़ाकर जोर से कहा, भाभी आज पनीर का सालन बना लीजिए। मेरी भाभी के चेहरे का रंग एक पल के लिए फीका पड़ गया था। फिर वो हाँ में सिर हिलाकर पनीर अपने कमरे में लेकर चली गई।
मुझे एकदम से घिन आई थी। एक ऐसा कच्चा पनीर अपने कमरे में कौन लेकर जाता है? फिर मैं कंधों को उड़ाकर अपने कमरे में आ गई थी और पढ़ने लगी। शाम के वक्त भैया ऑफिस से आए तो मुझे और ईशा के लिए खाने पीने का सामान लेकर आए थे। भैया की आवाज़ सुनकर भाभी अपने कमरे से निकली तो वह लंगड़ा कर चल रही थी। मैं हैरान रह गई कि पहले तो भाभी के पैर की लंगड़ाहट खत्म हो गई थी, अब दोबारा वो क्यों लंगड़ा रही थी। मुझे भाभी पर शक हुआ, कहीं भैया को दिखाने का नाटक तो नहीं करती। लेकिन जब मैंने भाभी के चेहरे की तरफ देखा तो साफ पता चल रहा था कि वो बड़ी तकलीफ में है। मैंने अपनी सोच का ब्रेक लगाया और भाभी के पास गई और उनसे पूछताछ की उनके पैर में क्या हुआ है, तो वो चुप होकर बैठ गई थी। भैया को बड़ी भूख लगी थी, इसलिए भाभी फटाफट किचन में चली गई। मैं अक्सर किचन में भाभी को मदद करती थी, आज भी उनकी मदद के लिए किचन में चली गई। मैंने कहा, भाभी पनीर के बारे में सोच सोच कर बड़ी भूख लगी है। भाभी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा था, फिर बोली, दिशा आज तो घर में भिंडी बनी है। पनीर तो मैं खा गई। वाह क्या स्वादिष्ट पनीर था। मैं हक्का बक्का रह गई थी। एकदम ही मेरा दिल भर आया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में आ गई थी। मैं अपने ही ध्यान में थी, लेकिन ईशा को देखकर चौंक गई थी। वो अपने फर्स्ट ईयर की किताबें खोलकर बैठी थी। मैंने कहा, जब पढ़ने के दिन थे तब तो पढ़ाई से जान जाती थी, अब क्या फ़ायदा इस पढ़ाई का। मैंने ईशा से किताब छीनने के लिए हाथ आगे किया तो उसने मेरे हाथ झटक दिए और एकदम गुस्से से बोली, कभी तो मेरी जान बख्श दो, हर वक्त मेरा माँ बनने की कोशिश ना किया करो। आप सिर्फ अपने 3 साल बड़ी हैं, 3 साल नहीं जो मेरे हर मामले में टांग अड़ाती फिरती। मुझे ईशा से इस तरह की वार्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ईशा ने तो कभी मेरे साथ ऐसी बात नहीं की थी। मैं उसे छोड़कर भाई के पास आकर बैठ गई थी। भैया मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछताछ करते रहे, जबकि मेरा सारा ध्यान भाभी की टांग पर था। वो भैया के सामने आने का टाल रही थी और बहुत मुश्किल से कोशिश कर रही थी वो लंगड़ा कर ना चले। भैया ने मुझको जब यूँ सोच गुमसुम पाया तो परेशानी की वजह पूछने लगे। मैंने बिना सोचे ही भैया को बता दिया कि ईशा ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। भाई सुनकर हैरान हो गए थे। फिर उन्होंने ईशा को आवाज़ देकर बाहर बुलाया और बोले कि तुम हर वक्त कमरे में क्यों घुसी रहती हो, बाहर आकर हमारे साथ बैठा करो। भैया के शब्द अभी मुंह से ही थे कि ईशा ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया था। वो बोली, पिताजी खुद तो गुजर गए लेकिन मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए। भैया कहता है कमरे में ना बैठो, भाभी कहती है घर के कामों में हाथ बटाओ, जबकि मेरी बहन तो मेरी दुश्मन ही बनी हुई है। भैया ईशा की हालत देखकर हैरान रह गए थे। फिर उठे और ईशा को गले लगाकर प्यार करने लगे और बोले, ईशा तुम जानती है कि मैंने तुझे कभी भी अपनी बहन नहीं समझा, हमारी हमेशा बेटी की तरह समझा है, फिर तुम इस तरह बातें क्यों सोचने लगी हो। ईशा कुछ भी बोले बिना सिर्फ रोती चली जाती है। हम सब भी परेशान हो गए थे। फिर अचानक ही उसने अपने आंसू पोंछ लिए और हमसे माफ़ी मांगकर कमरे में चली गई थी। भैया ने भाभी को आवाज़ देकर बुलाया और बोली, राधिका आजकल ईशा घर में होती है, ये चिड़चिड़ी क्यों हो गई है, क्या बात है। क्या भाभी का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ चुका था। वो बड़ी डरी हुई लग रही थी। वो बोली, विजय ईशा हर वक्त कमरे में बैठी रहती है, इसलिए मैंने 1-2 बार उसे बोला था कि घर के काम काज में थोड़ी मदद किया करो, इस तरह से तुम बोर भी नहीं होगी। शायद उसे मेरी बात बुरी लग गई होगी। भैया कुछ सोचने लगे थे, जबकि ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा जैसे राधिका भाभी हमसे कुछ छिपा रही थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। खैर अगले दिन भैया हमारे कमरे के लिए टीवी ले आए, अच्छी अच्छी मूवी ले आए, किताबें और नॉवल भी ले आए। ईशा के हाथ में थमा दी थी और बोले, आज के बाद तुम बोर नहीं हुआ करोगी। फिर लूडो भाभी के हाथ में थमाकर बोले, राधिका तुम और दिशा लूडो खेल लिया करो। भाभी मुस्कुरा दी थी। वो जब कमरे में आए तो ईशा मुझे बड़ी जोश में लग रही थी। वो बोली, ईशा मैं सारा दिन फिल्में देख लिया करूँगी, तुम पढ़ाई में ध्यान लगाते रहना। मेरा भी दिल ललच गया। भैया ईशा के बच्चों वाली फिल्म लेकर आए थे, एनिमेटेड मूवीज़ भी लाए थे। मैं रात देर तक जाकर पढ़ाई करती थी। मैं पढ़ाई कर रही थी तब मैंने भाभी को अपने कमरे से निकलते हुए देखा। वो कदमों से चलती हुई छत पर चली जा रही थी। ना जाने इतने रात को वो छत पर क्या करने गई थी। मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी। मैं पढ़ाई वगैरह सब भूलकर बाहर ही देखती रह गई थी। तकरीबन 1 घंटा छत पर बिताकर भाभी अपने कमरे में वापस चली गई थी। आखिर ये सब हो क्या रहा था, मैं इस फिक्र में घुलती जा रही थी, जबकि मेरा दिल पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था।
मैं कॉलेज से जैसे ही वापस आई तो भाभी ने मुझे पैसे थमा दिए और फिर से मुझे पनीर लाने के लिए भेज दिया। मैं कपड़े बदलती अपने कमरे में गई तो देखा दंग रह गई। ईशा फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की किताबें पढ़ रही थी। मुझे देखकर वो इस तरह चौंक गई थी जैसे झट से वो किताब सहित कमरे से बाहर निकल आई। मैंने सोचा कि पहले भाभी का पनीर ला दूं, ईशा का तो बाद में देखूंगी। मैं पनीर ले आई तो भाभी ने मुझसे झोला ले लिया और कोई भी बात किए बिना अपने कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगाकर बैठ गई। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज किया और ईशा की खबर लेने के लिए कमरे में गई तो वो बोली, दिशा तुम भाभी को ये रोज़ रोज़ पनीर लाकर मत दिया करो। मैं हैरान रह गई कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। क्यों, क्या हुआ दिशा? ईशा जल्दी से उठकर मेरे पास आई और कान में ऐसी बात बोल दी कि मेरा सिर चकराता हुआ महसूस हुआ। और मैं ईशा की बात झुठला भी नहीं सकती थी क्योंकि वो सारा दिन घर में ही होती थी। उसे तो भाभी के हर काम की बराबर जानकारी होगी। मैंने ईशा को कसम देकर मना कर दिया कि वो फिलहाल इस बात को किसी से भी ना कहे। मैं खुद इस सारे मामले की तहकीकात करूंगी, फिर सच सामने आ जाने के बाद ही कुछ फैसला करेंगे। मैं पढ़ने बैठ गई। ईशा टेरेस पर चली गई थी। पढ़ाई में मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं ईशा और भाभी की वजह से बहुत परेशान थी। ये दोनों ही बड़ी अजीब सी हरकतें कर रही थी। मैं अपने सोचों में गुम थी कि भाभी कमरे से बाहर निकल आई और वो लंगड़ाते हुए चल रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मैंने कहा, भाभी पनीर कहाँ गया? भाभी बोली, वो तो मैंने खा लिया, बड़ा स्वादिष्ट पनीर था। मैं चुप हो गई। भाभी लंगड़ा लंगड़ा कर चलती हुई घर के काम कर रही थी। तब अचानक मुड़कर बोली, दिशा ईशा कहाँ है? मैंने बताया कि वो तो टेरेस पर है। ये सुनकर भाभी के चेहरे का रंग अचानक ही उड़ गया था। वो लंगड़ाती हुई टेरेस की तरफ जाने लगी थी। मैंने सिर झटक दिया और अपनी किताब उठा दी। ये दोनों तो पागल है, मुझे भी पागल कर देंगी। लेकिन मेरा दिल पढ़ाई में लग नहीं रहा था। भाभी को टेरेस पे जाकर बहुत देर हो गई थी। मैं भी उन दोनों के पीछे ही टेरेस पे चली गई। सीढ़ियों से चढ़ते हुए भाभी की आवाज़ आसानी से सुन सकती थी। वो ईशा को बुरी तरह से डांट रही थी। ईशा के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। मेरा दिल अपनी बहन के लिए टूट सा गया था। मैं जैसे ही टेरेस से पहुंची तो भाभी मुझे देखकर डर गई थी। उन्होंने ईशा को गले से लगाया और प्यार से बोली, लूडो नहीं खेलोगी अपनी भाभी के साथ? ईशा ने भी अपने आंसू पोंछ दिया और ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। मैं उन दोनों को हैरत से देख रही थी। मैंने ईशा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए नीचे लेकर आ गई थी। उसे कमरे में लाद कर मैंने पूछा, भाभी तुम्हें क्यों डांट रही थी? ईशा घबरा गई और बोली, नहीं तो भाभी मुझे क्यों डांटेंगी, बल्कि वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं कुछ सोचकर चुप हो गई थी। मैंने कहा, ईशा मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं भाभी का राज जानना चाहती हूँ। उस दिन तुमने जो मुझे बात बताई थी वो सिर्फ तुम्हारे वहम पे ही निर्धारित होती है, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम मुझे असली सबूत ला कर दो। कल जब मैं भाभी को पनीर ला कर दूंगी तो उनके कमरे में छिप कर देखना कि वो पनीर कैसे खाती है और फिर लंगड़ा कर क्यों चलने लगती है। मेरी बात सुनकर ईशा एकदम से मुस्कुरा दी थी। वो बोली, दिशा मैं तुम्हारे साथ दूंगी। अगले दिन कॉलेज से वापस आते समय मैं अपने दिमाग में सारा प्लान फिट कर रही थी। घर पहुंची तो मैंने भाभी को मेरा इंतज़ार करते हुए पाया था। वो बोली, दिशा जल्दी से पनीर ला कर दो। मैं मुँह हाथ धोकर कमरे में चली गई और ईशा को भी समझा दिया कि जैसे ही भाभी को आवाज़ देकर बुलाऊंगी तुम उनके कमरे में जाकर छिप जाना। उसने कहा, हाँ, कह दिया था। मैंने भाभी को आवाज़ दी और कहा, भाभी पनीर अब महंगा हो गया है, थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। भाभी मुस्कुराकर बोली, तो फिर क्या हुआ, मैं अभी लाकर देती हूँ पैसे। इतनी देर में ईशा भाभी के कमरे में जाकर छिप गई थी। मैं पनीर लेकर आई थी। भाभी ने खुशी खुशी वो पनीर मुझे ले लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं बाहर लिविंग रूम में बेचैन होकर चक्कर पे चक्कर काट रही थी। 1 घंटे बाद भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो लंगड़ाती हुई कमरे से बाहर आ गई थी। वो किचन में चली गई तो ईशा भी उनके कमरे से बाहर निकली। ये देखकर तो मैं दंग रह गई कि ईशा की भी आज लंगड़ाकर चल रही थी। मैंने ईशा की बाजू पकड़ा और जल्दी से पूछा, ईशा बताओ, मुझे क्या मालूम हुआ? तुम्हें ईशा बड़ी परेशान सी लग रही थी। वो बोली, दिशा मैंने तो तुझे पहले ही बता दिया था कि भाभी हमसे छुप छुप कर के घर से निकलती है, मगर तुमने यकीन ही नहीं किया। वो खिड़की बहुत छोटी है, उससे निकलते वक्त पैर में चोट लग जाती है, इसलिए भाभी लंगड़ा कर चलती है। मैं भी इस खिड़की से निकलकर भाभी के पीछे जाना चाहती थी, मगर इस चोट की वजह से मैं वापस आ गई। मैंने ईशा को कसम दी कि वो भाई को इस बारे में कुछ भी ना बताए। वो बोली, मैं पागल तो नहीं हूँ जो भाई को घर उजाड़ने का सोचूं। मैंने ईशा को एक किताब दे दी और बोली कि तुम इसको पढ़ लेना।
उसका छोटा सा दिमाग दूसरी तरफ घुमाना चाहती थी, जबकि मैं खुद इस दुविधा में फंस गई थी कि भाभी के बारे में भैया को बताऊं या फिर ना बताऊं। भाभी तो हमारे साथ बहुत अच्छे से रहती थी, मगर वो मेरे भैया के साथ बेवफाई कर रही थी। यही बात सोचते सोचते मेरी आँख लग गई थी। ना जाने कितनी देर सोती रही। जब मैं भैया के चीखे चिल्लाने की आवाज़ उठी तो हे भगवान, मेरी जान ही निकल गई थी। मैं भागती हुई गई तो लिविंग रूम में मैंने भैया, भाभी और ईशा को देखा। मुझे लगा ईशा ने भाभी की हरकत भैया को बता दी है, तभी तो उन पर गुस्सा कर रहे हैं। मुझे देखकर भैया गुस्से से बोले, दिशा, मैं तो तुम्हें बहुत होशियार समझता था, मगर तुम भी इनको नहीं संभाल पाई। भैया का इशारा ईशा की तरफ था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, भैया क्या हुआ है? भैया की आंखों से आंसू आ गए थे। वो बोले, तुम ईशा से ये मालूम करके मुझे बता दो कि छत पर कौन था जो इससे मिलने आया था। मैं एकदम से डर गई थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से ना में सिर हिला दिया था। मैंने बोला, नहीं भैया, हमारी ईशा ऐसी नहीं है, ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। भाभी भी आगे बढ़कर बोली, विजय, आप बिना सबूत इतना गुस्सा ना करें, बच्ची है वो, सुधर जाएगी। भैया भाभी को घूर रहे थे। वो बोले, मैं शादी से पहले ही तुमको बताया था कि ये दोनों लड़कियां सिर्फ मेरी बहनें ही नहीं है, बल्कि मैं इन्हें अपनी बेटियां भी समझता हूँ। तुम माँ बनकर इनकी परवरिश करना, इस तरह से पालन पोषण किया है तुमने इसका। मैंने ईशा का हाथ पकड़ा और उसे अपने घर में ले गई थी। मैंने ईशा से पूछा, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि आखिर बात हुई क्या है। वो रोते हुए बोली, भाभी चाहती है कि हम दोनों अपने पति का घर छोड़कर चली जाएं, इसलिए वो ये सब करके हमें हमारे भाई की नज़रों में गिराना चाहती है। ईशा की बात ने तो मुझे अंदर तक हिला के रख दिया था। मैंने बोली, फिक्र ना करो, हमारे लिए गड्ढा खोदने वाले खुद ही उस गड्ढे में गिर जाएंगी। अगले दिन मैं भैया के साथ कॉलेज जाने लगी तो भैया बड़े खामोश से थे। उनकी आंखें गुस्से से दिख रही थी। मैंने कहा, भैया आज आप ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर मुझे कॉलेज से लेने आ जाइएगा। मैं एक हकीकत आपके सामने रखना चाहती हूँ। भैया कुछ कहे बिना ही चले गए थे, मगर ये मेहरबानी थी कि वो मुझे लेने आ गए थे। मैंने उसे कहा कि वो घर के बाहर ही रहे, जब मैं इशारा करके उन्हें बुलाऊंगी तब वो आए। जैसे ही घर गई, भाभी ने पनीर की ऑर्डर कर दी। थोड़ी देर बाद जब मैं पनीर लेने बाहर निकली तो भैया आगे बढ़े और बोले, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, बस आप चुप रहें, आज हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मैं पनीर लेकर घर चली गई तो भाभी ने मेरे हाथ से झोला ले लिया और कमरे में चली गई। मुझे इसी वक्त का इंतज़ार था। मैं जल्दी से घर से बाहर आई और भैया को अपने साथ घर में ले गई। मैंने कहा, भैया आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोलिए। भैया के पास एक धारदार कट्टर था, जिसके ज़रिए से उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोल लिया। जब हम अंदर दाखिल हुए तो भाभी अंदर ही थी। उनके कमरे की खुफिया खिड़की खुली थी। भैया ने उस खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें भाभी नज़र आई। वो तेज़ तेज़ चलती हुई कहीं जा रही थी। भैया भी उस खिड़की से कूद गए थे, जबकि मैं और ईशा भी बड़ी मुश्किल से उस खिड़की से उतर पाई थी। हम तीनों भाभी का पीछा करते हुए दूसरे एक सुनसान सी जगह पर पहुंच गए थे। वो एक बाबा का घर था, जहां लोग तावीज़ बनाने को जाया करते थे। तेज तेज चलते हुए अचानक जब भाभी ने पीछे मुड़कर देखा तो हम तीनों को देखकर उनका रंग फीका पड़ चुका था। भैया आगे बढ़े और भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आए थे। भैया के तेवर बड़े खतरनाक हो चुके थे। वो बोले, राधिका, आज मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका हूँ, झूठ बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, सच सच बोल दो। तब भाभी बोली, विजय, भगवान साक्षी है, मैंने आपके इन दोनों बहनों को अपनी बेटियों की तरह ही समझा है, मगर इनकी वजह से आप मुझ पर शक करते हैं। मैं इनका ख्याल नहीं रखती। इनकी वजह से आप मुझे 2 शब्द ही सुना देते हैं। तब मुझे यह वहम हो गया था, शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा ही लगता था कि जैसे आप किसी और से मोहब्बत करते हैं और मुझे तलाक दे देंगे। मैंने अपनी बड़ी बहन के बारे में बात की तो वो बोली, एक साधु बाबा है जिसका मंत्र बहुत जालिम है, उससे पति मुट्ठी में आ जाता है, इसलिए मैं आप सबसे छुपाकर उनके सभा में जाने लगी थी। साधु बाबा ने कहा था कि पूरे 30 दिन 1 किलो पनीर के मंत्र का प्रयोग करना है और वो ही पनीर नहर के किनारे फेंक देनी है। मुझे यह सब करते हुए पूरे 27 दिन हो चुके थे। मैं आपके दोनों के जाने के बाद मैं उसी मंत्र का पठन करती थी, जिसकी वजह से ईशा का ध्यान ना रख सकी। मुझसे चूक हो गई। ईशा अपने ही इलाके के आवारा लड़के रमेश की मोहब्बत में बैठी। उनके दरमियान चिट्ठी और खत के सिलसिला शुरू हो चुका था। मुझे ईशा पर शक हुआ, इसलिए मैं आधी रात को उठकर छत पर चली गई थी। तब मुझे रमेश का खत नज़र आया। उसमें ईशा का बहुत तारीफ़ की हुई थी।
मैंने वो खत ईसा को दिखाते हुए कहा कि मैं तुम्हारी हकीकत तुम्हारे भैया को बता दूंगी, इसलिए समय के रहते सुधर जाओ। मगर ईसा तो मुझे ही अपना दुश्मन समझने लगी थी। मैं ये ठान चुकी थी कि 30 दिन का ये व्रत पूरा करने के बाद मैं ईसा की शक्ति को पेश आऊँगी। मगर ये व्रत पूरा होने से पहले ही आप मेरा राज जान चुके हैं। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं ईसा का ख्याल नहीं रख पाई। मैंने ईसा की तरफ देखा तो वो शर्म के मारे सिर झुकाकर खड़ी थी। भैया ने आगे बढ़कर ईसा के सिर पर हाथ रख दिया और बोले, बेटा अगर रमेश अच्छा लड़का होता तो मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ करवा देता, मगर वो बहुत चंचल इंसान है। इलाके के हर लड़कियों के ऊपर उसकी नज़र है। ईसा रोने लगी और बोली, भैया घर में सोनापन और अकेलेपन था, इसकी वजह से मैं इस गलत राह पर चल बैठी, वरना मुझे रमेश से कोई प्यार व्यार नहीं है। भैया मुस्कुरा दिए थे। उनके सिर से भारी बोझ उतर चुका था। फिर उन्होंने हम दोनों को कमरे में भेज दिया। यकीनन अब वो भाभी की खबर लेने वाले थे। वो भाभी को हमारे सामने कभी डांटा नहीं करते थे। मैंने कहा, भैया भाभी को कुछ मत करना, वो हमारी माँ जैसे है। भाभी रोते हुए हम दोनों बहनों को गले से लगा गई और एक बार फिर हमारे घर में प्यार का खुशनुमा माहौल कायम हो चुका था। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।